नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गन्नौर कस्बे में, जहाँ पर रेस मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एलटीडी लिमिटेड चली हुई है, जिसके एमडी हैं सुनील राठी जी। सुनील राठी जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये बड़े लंबे टाइम से रेस ग्रुप में काम कर रहे हैं। मज़े की बात क्या है, गजब की बात क्या है कि अब ये बहुजन बैंक बनाने जा रहे हैं। और बहुजन बैंक बनाने का आइडिया कहाँ से आया, किस लिए ज़रूरत पड़ी, इस विषय पर हम इनसे बात करते हैं राठी जी से। जी राठी जी। जय भीम साथियों। और अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज स्पेशल टाइम निकाला और इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं भारत के सभी लोगों को इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद देता हूँ। मूकनायक इंडिया न्यूज़ चैनल अमरजीत जी चलाते हैं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, इस न्यूज़ चैनल को भी आप अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा एक्सपेंड भी कीजिए। अब जहाँ तक बहुजन बैंक की बात है साथियों, कि बहुजन बैंक जो है इसकी प्रेरणा हमें मिली बाबा साहब से। हमने जब बाबा साहब को पढ़ा तो हमने देखा, एक सबसे पहला वॉल्यूम में 11 की बात करें, वॉल्यूम 11 में हमें देखा कि यहाँ वित्त प्रबंधन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, अगर ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसलिए कि वो भारत में एक कुछ परसेंट लोग जो है ना आए और उन्होंने 200 सालों तक राज किया, सिर्फ किस वजह से कि उनकी वित्त व्यवस्था की मजबूती की वजह से। और वही जब हम आगे पढ़ के देखते हैं, बाबा साहब का हमने राइटिंग एंड स्पीचेस का पूरा वॉल्यूम जब देखते हैं तो उसमें 12 नंबर जो खंड है, इसमें 12th वॉल्यूम में, इसमें पेज नंबर 14 के ऊपर जो मेरे पास वॉल्यूम है, इसमें बाबा साहब एक चेतावनी देते हैं। इसमें रेफरेंस दिया हुआ है कि 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने संविधान सभा में जो भाषण दिया उसमें से एक अंश लिया है, और जहाँ बाबा साहब एक चेतावनी देते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम भारत में एक ऐसे दौर में, एक ऐसे अदुविधा के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं कि जहां एक आदमी एक वोट और एक वोट एक वैल्यू के सिद्धांत को हम पाने जा रहे हैं अमरजीत जी। लेकिन हमारे समाज में क्योंकि लंबे टाइम तक बहुत विषमता का राज रहा है, उसके बावजूद हम एक वोट का अधिकार तो हम लोगों ने पा लिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से आज भी हमारे समाज में बहुत विभिन्नताएँ हैं। यहाँ एक बहुजन समाज का आदमी जो है ना वो गरीब माना जाता है, और एक कुछ परसेंट लोग जो वो अमीर, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे गरीबी और अमीरी का उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग है। हमने उस बात को समझना है कि हम किस तरीके से, क्योंकि हमने जब देखा कि बाबा साहब की चेतावनी हमें जगाती है बार बार कि बहुजन समाज का बैंक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर हमें अस्तित्व में बने रहना है तो हमें आर्थिक मजबूती के बिना, हम जब तक उन संसाधनों पे कब्जा नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक अच्छा अस्तित्व नहीं बना सकते। और आर्थिक मजबूती का एक सबसे आसान जरिया जो हमने देखा कि जो बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस में पढ़ा हम लोगों ने, वो बहुजन बैंक है। क्योंकि आज हम आसपास में देखते हैं, जब अगर बहुजन बैंक की बात करें कि इंडिया के अंदर अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, 1770 में पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, और आज हमारे पास कितने सारे प्राइवेट बैंक काम कर रहे हैं। अगर उन बैंकों की हिस्ट्री को हम देखते हैं, और आज तक किसी भी बैंक में शुरुआत करने वाले फाउंडर मेंबर बहुजन समाज नहीं है। और मज़े की बात तो ये देखिए कि बहुजन बैंक के उस किसी भी बैंक के अंदर जो बचत खाते हैं वो सारे के सारे बहुजन समाज के होते हैं। जिसका पैसा है, जिसके पास है, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में, और वो चाबी उसकी हमारे हाथ में हो, उसी के लिए हमने सोचा कि बैंक जिसमें पैसा होता है बैंक के अंदर, बैंक जब तक हमारा नहीं है तो हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। बैंक बनाने की प्रक्रिया क्या होती है अमरजीत जी? बैंक बनाने की इंडिया में जो है ना कई तरीके प्रोसेस से हम लोग बैंक बना सकते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल से देखा जाए, बैंक अगर जिस तरह काम करता है तो आरबीआई की गाइडलाइंस की जब हम बात करते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आपके पास 200 करोड़ रुपया अगर आपके पास टर्नओवर है, 200 करोड़ की आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप जो है ना 200 करोड़ के साथ आप बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। 200 करोड़ रुपये आपके पास अगर होते हैं तो। बहुजन समाज के पास, अकेले आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुजन समाज के पास ये पैसा है।
हम बाबा साहब का एक कोटेशन मैंने पढ़ा कहीं, मैं स्पीचेज़ में बाबा साहब ने, मैं पढ़ रहा था उनके भाषण में, तो वो एक बार कहते हैं कि बहुजन समाज का सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो आज़ाद है, वो काम कर रहा है, बहुजन समाज का हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और अब तक क्या है कि हम लोगों ने एक अगर सिस्टम को देखें भारत में, तो बहुजन समाज आज तक सिर्फ एक कस्टमर का काम कर रहा है। एक बड़ी आबादी भारत की वो सिर्फ एक कस्टमर का काम कर रही है, एक लेबर का काम कर रही है, और वो सिर्फ एक नौकर का काम कर रही है। अब वो कम पढ़ा लिखा आदमी है तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर को तरफ प्रेफर करता है, वो नौकर बनने की कोशिश में फिर आग में लगा रहता है कि, लेकिन कभी भी वो मालिक बनने की नहीं सोचता। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा है कि तुम्हें हर चीज़ में अपना योगदान जरूरी है। आप इसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? इसके लिए सर हमने देखा कि एकदम से 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करना तो हमारे एक आदमी के बस का नहीं। अगर हम इसको प्लानिंग के तहत काम करते हैं तो बहुजन बैंक बनाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा अगर इस पर वर्कआउट किया, मैंने हिसाब देखा, अगर हम इसको कुछ तरीके से ऐसे देख लें कि अगर हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो रिटायर्ड एमर्जेंसी, अगर वो थोड़ा सा ईमानदारी से काम करें, कैसे, चलो उन्होंने बाकी इस टाइम वो काम करते हैं, अगर वो रिटायरमेंट के बाद जो उनको पैसा इकट्ठा होकर मिलता है, अगर उसमें से वो 10-10 लाख रुपया अपने शेयर अमाउंट की तरह है, यानी कि शेयर बना करके अगर वो 2-4 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो अपना शेयर रखते हैं तो वो बड़े आसानी से 200 करोड़ भी इकट्ठा हो जाता है। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन में 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 2000 आदमी वो जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, अगर वो रिटायरमेंट के बाद का अपना 10-10 लाख रुपया अगर वो 2000 आदमी इकट्ठा तो 200 करोड़ हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। हम कहते हैं मान लो अगर थोड़ा सा और, अगर 10 लाख वो नहीं दे रहे हैं, अगर वो 5-5 लाख भी दें तो वो हमारे पास से 2000 की बजाय वो हमारे पास थोड़ा सा लोग बढ़ जाएंगे। अगर हम उस पर थोड़ा सा फोकस करें, हम उस पर देखें थोड़ा सा कि 2000 की बजाय अगर वो 50 लाख की बात हो रही है तो हमारे पास वो 4000 आदमी हो जाएंगे। बड़ी आसानी बात है। उसके बाद क्योंकि जब हमने देखा, फील्ड में गए, हमने लोगों ने देखा कि अब बैंक काम कर कहाँ रहा है, हमने देखा प्राइवेट बैंक हमारे पास है, सेंट्रलाइज बैंक है, कुछ अलग कंसेप्ट भी कुछ ऐसे हैं जो वित्त संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में काम कर रही हैं। अब बैंक ही क्यों, क्योंकि बैंक को जो हम देखते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था होती है जिसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखें कि बैंक एक ऐसी संस्था है जहां लोग अपना पैसा जमा करते हैं ब्याज पाने के लिए, और बैंक उस पैसे को किसी को आगे लोन पे देता है और वहाँ से अधिक ब्याज कमाता है और उससे फिर बैंक को बेनिफिट होता है। लेकिन हम जब यूँ देखते हैं कि बैंक में पैसा जमा किसका है, बैंक में कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो बैंक में लोन अकाउंट रखता है, वो बैंक के अंदर करंट अकाउंट रखता है, लेकिन बचत खाता किसका है, वो बहुजन समाज का है। यानी कि पैसा जो करंट अकाउंट में होता नहीं है, लोन अकाउंट में होता नहीं है, पैसा होता है बचत खाते में, और बचत खाता बहुजन समाज का, लेकिन बहुजन समाज का पैसा होते हुए बहुजन समाज का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुजन बैंक नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि 200 करोड़ रुपया इसके लिए राशि चाहिए है, और उसके लिए आपने ये जो कहा है कि जो रिटायरमेंट के बाद के जो व्यक्ति हैं वो करेंगे। यदि वो नहीं आते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या प्लान है? उसके लिए जो बाबा साहब ने कहा ना कि बहुजन समाज जो है ना उसकी हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। अब बहुजन समाज की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो हम बहुजन समाज का वो गरीब से गरीब आदमी भी है, क्योंकि बैंक में वही जाता है। अगर हम जनधन खाते की बात करें तो मैक्सिमम गरीब आदमियों का पैसा है। जब हम स्टार्टिंग में अगर जनधन 2015 में सरकार ने जनधन जो अकाउंट खोले उसमें जीरो बैलेंस का अकाउंट, आप देखिएगा उसका आप रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि उस जीरो बैलेंस के अकाउंट के अंदर फर्स्ट स्टार्टिंग फेज़ में ही अमरजीत जी 20,000 करोड़ रुपया जमा हो गया। बताइए, जीरो बैलेंस के अकाउंट पे लोगों ने 20,000 करोड़ रुपये जमा कर दिया। एक बैंक बनाने के लिए 200 करोड़ चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट था, उन्होंने वहाँ जमा कर दिया। अगर हम इस पे चाहते हैं कि किस तरीके से हम और बढ़ाएं तो हम इसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अब शुरुआत के लिए हम लोग, जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी है कि हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सियासत से हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है, वहाँ पे लोगों को जोड़ा जाएगा, लोग जुड़ जाएंगे, फिर एक दूसरे एरिया में लोग जुड़ते जाएंगे, धीरे धीरे करके उसका दायरा बढ़ता जाएगा और लोग उसके अंदर जुड़ते जाएंगे, लोग जुड़ेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी सबका मिल के कोऑपरेशन के साथ चलने वाला कंसेप्ट है।
सभी लोग मिल करके चलेंगे, और वो जो मेंबर बनेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, हम लोग उनको शेयर भी देंगे, और अगर हम उनका शेयर दें तो वो सभी लोग उसके मालिक बनेंगे। जैसे किसी बड़ी कंपनी के हर लोग उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, तो भोजन बैंक का भी हर एक आदमी उसका शेयर होल्डर रहेंगे और वो सारे लोग उसके मालिक बनेंगे। इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? अमरजीत जी, सबसे बड़ा फ़ायदा तो क्या होगा कि आम आदमी उस बैंक का मालिक बनेगा, क्योंकि जी। उसमें आम आदमी का शेयर होगा। जी 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 अब तक सिर्फ क्या हो रहा है कि आम आदमी का बैंक में बचत खाता है, जी वो सिर्फ पैसे डालता है, ब्याज ले लेता है, पैसे डालता है, ब्याज ले लेता है, बस इतना ही। और आम आदमी का शेयर उसके अंदर नहीं होता। किसी बड़ी कंपनी के अंदर जो शेयर होता है वो आम आदमी का ना होने की वजह से, इसलिए वो आम आदमी अब तक गुलाम की तरह काम करता है। अब कंट्रोल में रहेगा तो लोग को बेनिफिट उनको मिलेगा। जी 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 जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लें, अगर मैं कहूँ इस बात को कैसे समझ लें कि आपके जैसे बैंक में पैसा किसका, आम आदमी का है। अगर हम इसको यूँ समझें कि भाई गरीब आदमी के पास दूध है, और दूध जो है ना उसने किसी पड़ोसी घर में रख दिया, उसके पास फ्रिज नहीं है, पड़ोसी में उसने घर में रख दिया, और पड़ोसी जो है ना अब उसका मालिक हो गया। अब उसको ताले में बंद कर दे, फ्रिज में बंद कर दे, और वो कहीं चला जाए तो बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? जो आज तक ऐसा हो रहा है हमारे सामने कि कितने सारे लोग जो है ना बैंक से लोन लिया और वो फरार हो गए। शायद हमें नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने सारे लोग वो क्यों गए कि बैंक से सामान को अपने पास नहीं रखेंगे तब तक उसका यूज़ भी नहीं कर सकते। अब दूध तो हमारा है लेकिन पड़ोसी के घर में है। अब हमें कोई गेस्ट आ जाए तो उसकी चाय कैसे बनाएंगे? वो तो हमें वेट करना पड़ेगा ना। जैसे आम तौर पे होता है कि भाई बैंक में पैसा हुआ है और हमें कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो बैंक में जाते हैं, तो होता क्या है कि बैंक जो ना बंद है, रात के 12 बजे बैंक थोड़ा खुलेगा। ATM में जाओ तो पैसा नहीं है। अगर वो पैसा हमारे समाज में होगा तो बड़ी मजबूती मिलेगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि संसाधन पे जो है ना, क्योंकि वो संसाधन आज के टाइम में बाबा साहब ने जब हम पढ़ते हैं तो इसमें राइटिंग एंड स्पीचेस में 12 वॉल्यूम में बोलते हैं कि हर चीज़ की जड़ जो धन है, और धन पे हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हम धन की बात करें तो हम धन को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल नहीं करते, जबकि बिजनेसमैन के पास अगर तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा कैश में होता है। इंडिया में जो है ना आम आदमी के पास कैश होता नहीं है। जब तक हम उस कैश को होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम बहुजन समाज को एक अच्छे सिस्टम तक नहीं लेके जा सकते। कैसे ली दी जाती है? इसमें आम आदमी को जो लोन की प्रक्रिया होती है क्या वो रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर, क्योंकि जो बैंक का काम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या, जो इसके मेंबर बनेंगे वही मेंबर उसमें पैसा डिपॉजिट कराएंगे और वही लोग जो ना उसमें से लोन की फैसिलिटी भी लेंगे, और उस लोन से जो ब्याज मिलेगा वो लोग उनमें बटेगा भी, क्योंकि वो लोग मालिक रहेंगे उसका, क्योंकि वो शेयर होल्डर हैं। तो शेयर होल्डर जो भी प्रॉफिट होगा तो उनके बीच में वो बटेगा, यानी कि डबल बेनिफिट होगा ना उन लोगों को। इससे जो आम आदमी को जो फायदा बता रहे हैं आप, इसमें क्या वो लोन वगैरह ले सकता है? लोन की प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जो दूसरे बैंकों में होती है, या उसका कोई अलग प्रावधान रहेगा सर? इसमें अमरजीत जी ऐसा रहेगा कि जैसे, क्योंकि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बैंक की शुरुआत हम लोगों ने करी, इसकी शुरुआत करने वाले जो लोग इसके मेंबर बनेंगे हमारे, वही मेंबर जो है ना अपना पैसा डिपॉजिट कराएंगे। अलग अलग फॉर्म में उसके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगी। उसमें वो उसको बचत खाते के फॉर्म में भी करेगा, RD के फॉर्म में भी कर सकता है, FD भी वो कर सकता है, क्योंकि वही मेंबर उसके हैं, वही लोग अपनी बचत कर रहे हैं, और वही लोग शेयर होल्डर्स भी हैं। अब शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है कि वो उससे संस्था के मालिक हैं। अगर वो पैसा, अगर मान लो मेरा आपके पास शेयर है, आप भी उसके शेयर होल्डर्स हैं और बाकी साथी भी शेयर होल्डर्स हैं, अब सबको लोन नहीं चाहिए। मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास कुछ शेयर है, कुछ शेयर आपके पास हैं, आपने लोन लिया तो आप उसका ब्याज देंगे। अगर आपने जो ब्याज दिया, क्योंकि मेरा शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट होगा तो उसका मेरे पास भी आएगा। आपने रीपे कर दिया, फिर मैंने अगर लोन लिया तो ऐसे अगर 10 आदमी 20 आदमी लोन लेते हैं तो सारे के सारे जो ब्याज देंगे, क्योंकि जो शेयर होल्डर जो मालिक है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा उसके शेयर के हिसाब से। हमने इसमें जो आम आदमी शेयर होल्डर कैसे बन सकता है? अमरजीत जी, इसके लिए हमने बड़ा आसान है कि उसका हमारा एक मेंबरशिप है, उसमें लोग आदमी मेंबर लेंगे, और एक शेयर की जो वैल्यू है, हमारी जो सेट वैल्यू जो हमारा संस्था रजिस्टर्ड है उसके बायलॉज के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू 500 रुपये की रखी है। तो 500 रुपये का वो शेयर परचेज करके एक आम आदमी उसका शेयर होल्डर बन सकता है। बड़ा आसान प्रोसेस है। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप उसमें डिपॉजिट होता है, पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो सर्टिफिकेट हम उसको इशू कर देते हैं, ये नाम का शेयर आपके पास आपका। बड़ा सिंपल प्रोसेस हमने रखा है कि वो 500 रुपये का शेयर है और 500 रुपये के हिसाब से कितने वो शेयर ले सकता है अपने हिसाब से।
ऐसा कोई लिमिट नहीं है। इसमें जो लोन की जो आप बता रहे हैं कि लोन मिलेगा, वो लोन की प्रक्रिया के बारे में तो आपने बताया है, लेकिन प्रक्रिया के साथ साथ किस किस पर्पज़ के लिए मिलेगा, उसकी कोई सीमाएं रहेंगी या ऑल पर्पज़ के लिए मिलेगा, ऑल कार्य के लिए? अमरजीत जी, इसमें जो है ना लोन का जो प्रोसेस है उसमें हमने जैसे बच्चे की किसी बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेना है वो भी बार हमने रखा है, पर्सनल लोन भी उसमें है, गोल्ड लोन की फैसिलिटी भी उसके अंदर रहेगी कि हर तरह का लोन जो वो कहीं और से ले सकता है वही अपने मेंबर्स के दूसरे साथी गारंटी के ब्याह पे वो यहाँ से वो हर तरीके का लोन जो बाहर से मिलता है वो उसको यहाँ से मिल पाएगा, वो कैसा भी लोन है नहीं। यानी कि हर तरह का लोन आप जो है ना एक आम आदमी को देने का काम करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि पैसा उन्हीं का है, हम लोग सिर्फ एक संस्था को चलाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुजन का मतलब ही उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है, वही लोग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं लोगों का पैसा डिपॉजिट है, उन्हीं लोगों के बीच में वो बटेगा सारा का सारा सिस्टम। जैसा कि आपने बताया कि 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, और सरकारी एम्प्लॉयमेंट का आपने बताया कि किस प्रकार से वो 10-10 लाख रुपया देंगे तो हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि बहुजन बैंक के अंदर जो रिटायर्ड पर्सन जो हैं कि वो 10-10 लाख रुपया आपको देंगे, मुझे नहीं लगता। दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि वो नहीं देते हैं तो आपके पास क्या प्लान है इसके लिए? उस प्लान के बारे में मेरे को समझाएं, आप दर्शकों को बताएं कि आपके पास कैसी प्लान है कि यदि वो नहीं देते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? सर जी सर। इस पे अमरजीत जी हमने और हमारी टीम ने पूरा वर्कआउट किया, काम किया कि कैसे हम 200 करोड़ इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे एक तो मैंने बताया कि हम जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर इसमें थोड़ा सा अगर पेन लेते हैं, क्योंकि समाज में जैसे बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, जब पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट आता है तो ये क्योंकि सब सोसाइटी हम सब की है, वो हमारी भी है और उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी है जो जिसकी वजह अच्छे से तनख्वाह पाते हैं। अगर वही पैसा इन्वेस्ट उनको करना है, अगर वो एक अपनी संस्था में बनाएं खुद, क्योंकि वो मालिक वो शेयर होल्डर बनेंगे। ये मैं नहीं कहता कि आपको मेरे पास आइए सर, हमने एक सोच तैयार करी है कि आप इस तरीके से मिल करके आप अपना बैंक बना सकते हैं। 2000 आदमी, मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हूँ, आपको जहाँ विश्वास के 2000 आदमी लगते हैं वो 10-10 लाख दे करके अपना शेयर होल्डर बना करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आज वक्त की ज़रूरत बहुजन बैंक है, हम लोग भी काम कर रहे हैं और मैं कोई लास्ट आदमी नहीं है, पहला आदमी नहीं है जिस पे सोचा होगा। ये हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम तक हमने रिसर्च करके फाइनल किया है कि भाई कैसे हम 200 करोड़ करा सकते हैं। एक तो रास्ता हमारे दिमाग में आया किस तरीके से हम बड़े आसानी से, क्योंकि जो सबसे आसान हो, क्योंकि किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कितना जल्दी पहुंच सकते हैं हम उसको ध्यान में रखें, तो हमें सबसे आसान और सबसे जल्दी पहुंचने का रास्ता हमारे दिमाग में आया। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो बाबा साहब की बदौलत ही वो लोग सरकारी नौकरी बन पाए हैं, ले पाए हैं, और अगर हम उस मिशन में ही बाबा साहब के मिशन में अगर इस तरीके से कंट्रीब्यूट करें, जब उनका पैसा खुद का शेयर होल्डर बनेंगे ना वो लोग ऐसा वो इन्वेस्टमेंट नहीं है कि उन्होंने बैंक में डाल दिया लॉस हो गया। जब शेयर होल्डर वो लोग मालिक हैं और खुद मालिक ही, क्योंकि बाढ़ जो है ना खेत को नहीं खाएगा, हम ऐसा नहीं चाहते कि बाढ़ खेत को खाए, क्योंकि वो लोग खुद मालिक हैं तो उतने ही वो लोग उसका अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि वो अपने शेयर होल्डर्स बने सारे के सारे लोग। और ऐसा ही एक एग्जांपल है, हम अगर रिसेंटली देखते हैं तो अभी नागपुर महाराष्ट्र के अंदर पूना के अंदर बुद्धा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया इस लॉकडाउन में, हमने उससे बड़ा इंस्पिरेशन वहाँ से भी लेनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि अपने बहुजन समाज के लिए एक बहुजन हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि किसी तरीके से कैसे, तो उन्होंने कॉर्पोरेट लोगों ने मिल करके, बहुजन समाज के लोगों ने मिल करके महाराष्ट्र के अंदर पूना के अंदर एक अपना मूल उसका बौद्धिस्ट के नाम से जो ना हॉस्पिटल स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसे उन लोगों ने शेयर बनाए, 10,000 का, 20,000 रुपये का, 50,000 का शेयर उन्होंने इशू किया, और जिसमें वो बहुत कम टाइम में 45 डेज़ में ही वो 1.5 करोड़ रुपया जमा करा पाए, बड़ी आसानी से कर लिए। क्यों? क्योंकि वो दर्द जो है ना, जो समाज का जो दर्द है, अगर वो सबको लगेगा तो वो लोग उसका हिस्सा बनेंगे, वो लोग शेयर होल्डर्स होंगे। और इसमें मैं नहीं मानता कि इसमें उनके लिए कोई बड़ा अमाउंट है या फिर नुकसान की बात है। आम आदमी की जो सेकंड ऑप्शन जो मैंने अब दूसरा है, हाँ बिल्कुल सर, हमने देखा कि चलो अगर वो लोग नहीं तो आम आदमी भी किस तरीके से, इसमें क्या है कि हमारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि मंजिल तो वो है,
और उस मंजिल तक जाने के लिए हमें रास्ता बदलना पड़ेगा, यानी कि तो और मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम जैसे 2000 आदमी बड़े कम टाइम में, भारत की आबादी का बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अगर वो मान लो 10 लाख वाले आदमी हमें नहीं मिल रहे, हम लोग ढूंढ रहे हैं जा करके लोगों के पास जा करके हम इसको ढूंढ रहे हैं, तो हम निकाल के चलें, क्योंकि अलग अलग जो शेयर होल्डर सबके मालिक रहेंगे। अगर 5 लाख देख तो हमें 4000 आदमी से काम चल जाएगा, 200 करोड़ हो जाएगा। अगर मान लो 5 लाख भी नहीं मिल पा रहा तो हम 1 लाख वाले को भी फोकस करके चल रहे हैं कि 1 लाख वाले मिल जाएंगे। 1 लाख वाले के लिए हमें 20,000 आदमी चाहिए, हम 20,000 आदमी को ढूंढ रहे हैं, हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, भाई आप लोग इसका शेयर होल्डर बनिए, आप इसके मालिक बनिए। तो उस तरीके से अगर मान लो 1 लाख वाले भी नहीं मिलेंगे तो हम 50,000 वाले के पास जाएंगे, वो ढूंढ रहे हैं हम लोग कि 50,000 वाले मिलेंगे। 50,000 में क्या होगा कि हमें 20,000 40,000 आदमी ढूंढने पड़ेंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम ढूंढते जाएंगे। अगर 50,000 वाला भी नहीं मिलेगा तो हम 10-10 हज़ार वाले आदमियों के पास जाएंगे, हमें उसके लिए 2 लाख आदमी जोड़ने पड़ेंगे, हम 2 लाख आदमी जोड़ेंगे टीम के साथ मिल करके। और अगर 10,000 वाले भी नहीं मिलेंगे तो हम 5,000 आदमी वाले जाएंगे, उसके लिए हमें 4 लाख आदमी इकट्ठे करने पड़ेंगे, हम 4 लाख आदमी इकट्ठा करेंगे, यानी। और अगर ये भी नहीं हुआ तो हम लोगों ने एक छोटा सा कैलकुलेट किया है कि हम लोग 200 रुपये वाले तो लोग हमें मिल ही जाएंगे। 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमने कहा कि आप उसका मंथली हमने कंट्रीब्यूशन रखा कि एक आदमी एक हफ्ते में अगर एक आदमी को जोड़े अपने साथ और वो 200 रुपये का पर मंथली अपना कंट्रीब्यूशन रखे, आरडी की तरह रखे, बचत की तरह रखे, कैसे भी रखे, अगर वो लोग 1 साल तक मेहनत करते हैं तो अगर हम छोटी सी कैलकुलेशन मंथली देखें, एक आदमी एक हफ्ते में 52 संडे काम करेगा, बाकी दिन वो अपना काम करे। जो बाबा साहब का मिशन है वो क्या कहते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी, ईमानदारी से आप जो ना हफ्ते में 1 दिन अब सोसाइटी को दो। और क्योंकि बहुजन बैंक है वो सोसाइटी का बैंक है, बहुजन समाज का बैंक है, इसलिए हम कहते हैं कि आप सब समय अपील करते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें, आप इस चीज़ को समझें। और अगर वो 200 रुपये के हिसाब से अगर हर एक आदमी बचत करता है, उनकी बचत हो जाएगी। और उसी पैसे से अगर 1 साल में देखा जाए 140 करोड़ में से अगर हम एक सिस्टम बनाएं, नेटवर्क सिस्टम तोड़ते हैं, तो 123 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं हमारे पास, जो पूरा बहुजन समाज जुड़ जाता है। और वहीं जुड़ता है तो हम 30,762 करोड़ रुपये जमा हो सकते हैं हमारे पास। जब हमें तो चाहिए तो 200 करोड़ है। अगर हमारा समाज इसमें कंट्रीब्यूट करता है, वो ईमानदारी से काम करता है, तो इसमें कोई दिक्कत और समस्या नहीं आती। तो हम उस मैक्सिमम लोगों के कंट्रीब्यूशन के साथ भी हम बड़े आसानी से बैंक को बना सकते हैं। बस ये कि अगर ज़्यादा पैसा वाला लोग आते हैं तो जल्दी कम समय बन सकता है, और अगर वो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो बहुजन बैंक है केवल बैंकिंग क्षेत्र में काम करेगा या कोई अन्य क्षेत्र में भी काम करेगा? नहीं सर, देखिए जो बैंक की बात है, जहाँ तक तो बैंक है, बैंक तो काम करेगा अपने हिसाब से, बैंक की जैसे टर्म्स एंड कंडीशन आरबीआई की तरफ से होती है। लेकिन यहाँ हमारा फोकस क्या है कि बहुजन समाज का जो पैसा है वो बहुजन समाज के दूसरे कंसेप्ट्स में काम आए, ताकि वो लोग जो इस मेंबर बने हैं, जो लोग इसके सदस्य हैं, उन लोगों को एजुकेशन लोन के नाम पे, एग्रीकल्चर के लोन के नाम पे भी जिनको जहाँ उनको नहीं मिल पाती है, वो अपने आप को ऊपर उठा सके समाज। जो सोसाइटी को हमने इसलिए फोकस किया है कि वो सिर्फ एक पे काम ना करे, वो बैंकिंग का काम भी करें हम लोग, और उस चीज़ को लेकर के मल्टीपर्पज़ में हमारे लोगों को जो टैलेंट के बेस पे, जिसका जो टैलेंट है, अगर कोई बिज़नेस कर सकता है तो हम उसको बिज़नेस में प्रमोट करें, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको हम प्रमोट करें, क्योंकि सब पैसा तो उन्हीं लोगों का है ना, पैसा उनका है, टैलेंट उनके पास है। तो हम लोग सिर्फ काम करते हैं कि उस समाज का पैसा इकट्ठा करके उनको प्रमोट करने का हम लोग काम करें। वो हर फील्ड में, जो जिस फील्ड में जहाँ एक्सपर्ट है, हम उसको एक्सपर्टाइज के साथ उसको मौका देना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे लोगों को नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? उसकी जड़ वही है क्योंकि हमारे पास हमारा बैंक नहीं है। हम बड़े सिंपल से इससे आम आदमी जो जुड़ना चाहे वो किस प्रकार से जुड़ सकता है? अमरजीत जी, हम आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे, जो इस चैनल को आज लोग देख रहे हैं, जिस न्यूज़ को देखेंगे, उन सब से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस बहुजन उत्थान का, बहुजन मूवमेंट में इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप नंबर मैं आपको बोलता हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि 7015102006। मैं नंबर दोबारा फिर बता देता हूँ, 7015102006, या फिर हमारा जो लैंडलाइन नंबर है 0130 जो हमारा कोड है, एसटीडी कोड है, और उसके साथ 2460605 लैंडलाइन नंबर है। इस पर आप कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोबारा मैं लैंडलाइन नंबर फिर बता देता हूँ, 0130 2460605।
ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। और आप सब के लिए इस मिशन मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए अपील करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। साथियों, रेस ग्रुप के जो एमडी सुनील राठी जी से आपकी मुलाकात हुई। इन्होंने बताया कि बहुजन बैंक हम बनाने जा रहे हैं, किस प्रकार से बहुजन बैंक बनेगा, किस प्रकार से बहुजन बैंक रफ्तार पकड़ सकता है, किस प्रकार से इसकी योजना इन्होंने तैयार करी है। इस विषय पर हमने विस्तार से इनसे बात करी है और इन्होंने बताया है हमारे को कि इनके पास जो योजना है वो योजना इन्होंने शेयर करी। आप सब इसको देखें और अपने कमेंट के माध्यम से यदि आपके मन में कोई पॉइंट आता है और इस योजना का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में आप हमें और इस रेस ग्रुप के जो एमडी हैं इन तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए मूक नायक इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम जो रेस ग्रुप है उसकी जो बड़े लंबे टाइम से इसको ये लिमिटेड कंपनी है, इसको जो चला रहे हैं, इनके एमडी हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ ऑफिस जो है, इस ऑफिस में कौन कौन काम कर रहा है, कहाँ है, कैसा है, एक बार हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से ये है। आप देखेंगे कि यहाँ पर रेस ग्रुप का जो ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ ये अंदर ये ऑफिस है उनका जी। ये जो रूम है इसमें कौन कौन से रूम में कौन कौन बैठता है, किस प्रकार से अमर जी, जैसे जो सीटिंग प्लान है आपकी? बिल्कुल, जैसे वहाँ से आपने एंटर किया है जी, वहाँ से अगर हम देखते हैं आते अपने पहला रूम देखा वो सामने है आत्माराम जी, जैसे वो सामने रूम है, वो हमारे एमडी सर का कमरा, जैसे वहाँ बैठे होते हैं वो। जी जी जी। और यहाँ पे हमारे एक वेटिंग रूम है, कोई आ जाए तो दिक्कत ना है, वो बड़ा कंफर्टेबल है, वो एसी इसलिए लगा रखा है यहाँ पे। ये हमारा अकाउंट सेक्शन है। यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में जो हमारे एम्प्लॉइज़ वहाँ बैठ करके वो जी सारा मैनेज करते हैं। ये हमारे अकाउंटेंट मैडम है जो अकाउंट सेक्शन देखती है, हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर मैडम है। सामने वाला कमरा जो हमारा मैनेजर साहब का है। जी जी जी। मैनेजर रूम है हमारा, ये वाला, ये हमारा मैनेजर साहब के लिए जो आज छुट्टी पर है। जी। इसको तो कुछ आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो इस रेस ग्रुप का जो कार्य है, जो अकाउंट का जो काम संभालते हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आपको कितना टाइम होगा भाई? मेरे को सर यहाँ पे 4 साल। 4 साल हो गए। हाँ जी सर। कितना काम है, परेशान हो जाते हैं? नहीं सर, परेशान तो नहीं होती, अच्छा लगता है काम। अच्छा लगता है। हाँ जी सर। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपको कितना टाइम होगा भाई? सर अभी 2 ईयर कंप्लीट हुए हैं। 2 ईयर कंप्लीट हो गए जी, सितंबर में। सितंबर में। हाँ जी क्या काम लिया जाता है आपसे? सर डाटा एंट्री वगैरह का। डाटा एंट्री और जैसे FD RD ये सब किया जाता है। जी जी। इंस्टॉलमेंट वगैरह जमा की जाती है। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू। हाँ जी। आप वाले अभी आपके सामने जो हमें अभी आपको दिखाए हैं कि ये ऑफिस के कर्मचारी हैं। ऑफिस में किस प्रकार से कामकाज चलता है यहाँ पर, ये हमें देखा व आप लोगों को दिखाने का काम किया। धन्यवाद।